दोस्तों, इजरायल के मोसाद ने पहली बार स्वीकारा है कि मोसाद का एक एजेंट ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान विदेश में मारा गया है। अपने जासूस के विदेश में एक ऑपरेशन के दौरान मारे जाने के बाद खुद मोसाद चीफ डेविड बार्निया ने स्वीकारी है। उन्होंने मंगलवार को खुफिया एजेंसी के मारे गए लोगों की याद में एक सेरेमनी के दौरान कहा कि मोसाद का एक एजेंट ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान विदेश में मारा गया। इस एजेंट की पहचान मिस्टर एम के तौर पर हुई है। डेविड बार्निया ने यह नहीं बताया कि एम कौन था, वो कब मारा गया या किस घटना के दौरान उसकी मौत हुई। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि मिस्टर एम किस जगह मारा गया। बस इतना बताया कि वो इजरायल की सीमाओं के बाहर शहीद हुआ था। मिस्टर एम की मौत का समय अभी भी साफ नहीं है। डेविड बार्निया मोसाद चीफ ने कहा, एम के ऑपरेशन में क्रिएटिविटी, चालाकी और टेक्नोलॉजी का मेल था और इसने ईरान के खिलाफ कैंपेन की सफलता पर काफी असर डाला। मोसाद चीफ के इस बयान के बाद इजरायली मीडिया ने बताया कि एजेंट मिस्टर एम की मौत 2023 में इटली में हुई थी। उस समय वो ईरान को आधुनिक हथियार हासिल करने से रोकने के लिए इटली की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहे थे। खबरों के मुताबिक उनकी मौत लेक मेगियोरे में हुई थी जब उनकी नाव डूब गई थी। इस हादसे में उनकी इटली की खुफिया एजेंसी के 2 सदस्यों और नाव के कप्तान की पत्नी की जान चली गई थी। बताया जाता है कि उसी साल बाद में उन्हें एशकलोन में दफना दिया गया था। मंगलवार को बार्निया का भाषण मोसाद एजेंट एम की मौत के बारे में पहली सार्वजनिक जानकारी थी। दोस्तों, इजरायल सार्वजनिक तौर पर अपने खुफिया एजेंटों की मौत की जानकारी को छिपाए रखता है। मोसाद एजेंट की मौत का कबूलनामा इजरायल के इतिहास में काफी दुर्लभ घटना मानी जाती है। और इसी के साथ दोस्तों, म्यांमार से भगाए गए 22,000 रोहिंग्याओं के लिए सऊदी अरब मसीहा बन गया है। दरअसल सऊदी के कहने पर बांग्लादेश ने 22,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश का पासपोर्ट दिया है। इसकी जानकारी खुद बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने दी। अहमद के मुताबिक जो लोग बांग्लादेश से वैध तरीके से सऊदी कमाने के लिए गए हैं, उन्हें हमने पासपोर्ट दिया है ताकि वहां पर वो ठीक से रह पाए। दूसरी तरफ सऊदी सरकार का कहना है कि अभी भी बांग्लादेश से गए 69,000 रोहिंग्या शरणार्थी उनके यहां बिना पासपोर्ट के रह रहे हैं। बांग्लादेश में सऊदी के राजदूत ने इन सभी के लिए तुरंत पासपोर्ट व्यवस्था करने की मांग की है। इससे पहले मंगलवार को सऊदी के दबाव में आकर पाकिस्तान ने सूडान को हथियार नहीं देने का फैसला किया था। सूडान इस वक्त गृह युद्ध में उलझा हुआ है। अब सवाल यह है कि सऊदी ऐसा क्यों कर रहा है। पहली वजह साफ है, सऊदी चाहता है कि उसके देश में रहने वाले सभी लोगों के पास लीगल पहचान हो ताकि उन पर नजर रखना आसान हो और वो भी आराम से काम कर सकें। दूसरी बड़ी वजह, अगर अभी पासपोर्ट नहीं बना तो भविष्य में इन लोगों को वापस भेजना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बांग्लादेश उन्हें स्वीकार करने से मना कर सकता है। तीसरी वजह, सऊदी का बड़ा प्लान विजन 2030 है जिसमें अवैध लोगों पर सख्ती की जा रही है। ऐसे में बिना कागजों वाले लाखों रोहिंग्या उसके लिए सिरदर्द बन सकते हैं। अब बांग्लादेश की मजबूरी भी समझिए। पहले से ही वहां 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या रह रहे हैं जिससे खाने पीने की कमी और अपराध दोनों बढ़ रहे हैं। ऊपर से बांग्लादेश की आर्थिक हालत भी मजबूत नहीं है और सबसे बड़ी बात, सऊदी से बांग्लादेश को निवेश और रोजगार दोनों मिलते हैं। लाखों बांग्लादेशी वहां काम करते हैं और हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है। अगर सऊदी नाराज हुआ तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए साफ है, बांग्लादेश मजबूरी में सऊदी की बात मान रहा है और सऊदी अपने सिस्टम को कंट्रोल में रखने के लिए यह पूरा खेल खेल रहा है। कुल मिलाकर यह सिर्फ शरणार्थियों का मुद्दा नहीं है बल्कि इसके पीछे राजनीति, अर्थव्यवस्था और इंटरनेशनल दबाव तीनों काम कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों, ईरान युद्ध पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान युद्ध के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी F-15 जेट गिरने के बाद भड़क गए थे। वो कई घंटों तक अधिकारियों पर चिल्लाते रहे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ की रिपोर्ट के मुताबिक इसी वजह से अधिकारियों ने उन्हें वार रूम की अहम ब्रीफिंग से दूर रखा। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। 3 अप्रैल को ईरान के ऊपर अमेरिकी F-15 जेट गिरने के बाद 2 एयरमैन लापता हो गए थे। एक को तुरंत बचा लिया गया लेकिन दूसरा 24 घंटे से ज्यादा समय तक
दुश्मन इलाके में फंसा रहा। रिपोर्ट में सीनियर अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ट्रंप को स्थिति की जानकारी केवल जरूरी मौकों पर फोन से दी जा रही थी। उन्हें रियल टाइम ऑपरेशन वाली बैठकों में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि अधिकारियों को लगा कि उनकी बेसब्री का असर फैसलों पर पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार गुड फ्राइडे के दिन जब ट्रंप को एयरमैन से लापता होने की जानकारी मिली तो उन्होंने सेना से कहा कि उन्हें तुरंत वापस लाओ। उन्होंने तेज कार्रवाई की मांग की, जबकि ईरान के अंदर ऑपरेशन जटिल और जोखिम भरा था। अमेरिकी सेना दशकों से ईरान की जमीन पर ऑपरेशन नहीं कर रही थी। ऐसे में अधिकारियों को तय करना था कि बिना पकड़े दुश्मन इलाके में कैसे घुसा जाए और एयरमैन को कैसे निकाला जाए। इसी वजह से अधिकारियों ने एक बड़ा फैसला लिया। ट्रंप को वार रूम की अहम बैठकों से दूर रखा गया ताकि उनकी जल्दबाजी फैसलों को प्रभावित ना करे। उन्हें सिर्फ जरूरी अपडेट फोन पर दिए जा रहे थे। इस बीच CIA की मदद से लोकेशन ट्रैक की गई और 4 अप्रैल को फंसे एयरमैन को सुरक्षित निकालने का दावा किया गया। इस ऑपरेशन को बहुत मुश्किल मिशन बताया गया, लेकिन इसके बाद ट्रंप का रुख और सख्त हो गया। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर तीखा बयान दिया। यहां तक कि उन्होंने पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है जैसी बड़ी बात भी कह दी। हालांकि कुछ ही घंटों बाद उन्होंने 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान भी कर दिया। इन बयानों के बाद दुनिया भर में चिंता बढ़ी और अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे। और इसी के साथ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल के साथ उसके संबंध और युद्ध के समर्थन को लेकर भारत की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी बनती है। टॉर्चर एंड जेनोसाइड नाम की इस रिपोर्ट को UN स्पेशल दूत फ्रांसिस्का अल्बानीज ने 23 मार्च को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पेश किया। द हिंदू से बात करते हुए उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि इजरायल के साथ करीबी संबंधों के चलते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है और उसे इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजरायल के कब्जे को गलत बताया है और देशों से हथियारों का लेन देन रोकने को कहा है। इसके बावजूद भारत का हथियार भेजना नियमों के खिलाफ हो सकता है। उन्होंने कहा कि कानून के साथ साथ भारत की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। उनका मानना है कि भारत का इतिहास और न्याय की सोच ऐसे फैसलों के खिलाफ खड़ी होती है, लेकिन अभी सरकार का रुख उससे अलग नजर आ रहा है। टॉर्चर एंड जेनोसाइड रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अक्टूबर 2023 से इजरायल ने गाजा और डिटेंशन सेंटर में फिलिस्तीनियों के खिलाफ व्यवस्थित यातना का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में गाजा को बहुत बड़ा यातना शिविर बताया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर अल्बानीज ने भारत की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इजरायल के साथ करीबी संबंधों के चलते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है और उसे इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। इसी संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी में इजरायल यात्रा और स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जिक्र किया। उनके अनुसार यह संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करने की दिशा में जाता है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के